इमेजिन कीजिए एक बेहद आम दिन। मंगलवार की शाम है। मेरा मतलब है लोग एक व्यस्त सड़क से गुजर रहे हैं। हाँ, एक टिपिकल इंडियन स्ट्रीट का सीन। बिल्कुल। फुटपाथ के किनारे एक चाय की टपरी है जहां कुछ लोग खड़े होकर चाय पी रहे हैं और उसी सड़क के बीचों बीच एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अच्छा, मतलब लोग बैनर पकड़े हुए हैं और नारे लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी तक सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है, एक टिपिकल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। राइट, लेकिन फिर अचानक से माहौल बदल जाता है। एग्जैक्टली। शांतिपूर्ण दिख रही वो भीड़ पल भर में उग्र हो जाती है। कहीं पीछे से एक पत्थर फेंका जाता है जो सीधे एक दुकान के शीशे पर जाकर लगता है। वाह, और फिर तो बस। हाँ, शीशे टूटने की जोरदार आवाज आती है और बस अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और 2 मिनट के अंदर पुलिस सायरन बजाती हुई पहुंचती है, डंडे भांजते हुए एक्शन लेना शुरू कर देती है। और इसी अफरा तफरी के बीच अक्सर वो आम इंसान भी फंस जाता है जिसका उस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। राइट। वो बस उस चाय की टपरी पे खड़ा होकर हाथ में कुल्हड़ पकड़े इस पूरे ड्रामे को लाइक एक पैसिव ऑनलुकर की तरह देख रहा था। लेकिन पुलिस की उस अचानक हुई धरपकड़ में वो तमाशाबीन भी पकड़ा जाता है। बिल्कुल, उसे भी पुलिस वैन में डाल दिया जाता है। तो अब यहाँ क्रिमिनल लॉ का एक बहुत बड़ा और पेचीदा सवाल उठता है कि क्या उस निर्दोष व्यक्ति को भी वही सजा मिल सकती है? हाँ, जिसने अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, जिसने किसी को छुआ तक नहीं, क्या सिर्फ एक क्राइम सीन पर मौजूद होना किसी इंसान को क्रिमिनल बना सकता है? ये बहुत ही सीरियस सवाल है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने वाले हैं। राइट। आज हमारा मिशन है नए भारतीय न्याय संहिता मतलब BNS 2023 के तहत अनलॉफुल असेंबली यानी गैर कानूनी सभा के कॉन्सेप्ट को डिकोड करना। और साथ ही पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मतलब सार्वजनिक शांति के खिलाफ जो अपराध है उनके पूरे सिस्टम को समझना। बिल्कुल। ब्रिटिश एरा की जो हमारी पुरानी IPC थी उसके मुकाबले इस नए BNS कानून में भीड़, दंगे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या अहम बदलाव हुए हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही फैसिनेटिंग लीगल दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले हमें उस ट्रांजिशन को समझना होगा जहां एक नॉर्मल भीड़ अचानक एक क्रिमिनल गैंग में बदल जाती है। मतलब कोई शांतिपूर्ण भीड़ अपराध की कैटेगरी में कैसे आ जाती है? राइट। क्योंकि डेमोक्रेसी में किसी चौराहे पर इकट्ठा होना, अपनी मांग रखना, ये तो एक फंडामेंटल राइट है ना? बिल्कुल है। लेकिन BNS की सेक्शन 189 जो पुरानी IPC की सेक्शन 141 की जगह लेती है, वो एक बहुत ही क्लियर लकीर खींचती है। अच्छा, वो क्या है? इस सेक्शन के अकॉर्डिंग 5 या उससे अधिक लोगों का ग्रुप अनलॉफुल असेंबली कहलाएगा अगर उनका कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब साझा उद्देश्य गैर कानूनी हो। एक सेकंड, कानून ने ये कम से कम 5 का ही आंकड़ा क्यों चुना? मतलब 3 या 4 लोग क्यों नहीं? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके पीछे एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल रीजन है जिसे हम हर्ड मेंटालिटी या भीड़ की मानसिकता कहते हैं। ओके, हर्ड मेंटालिटी। हाँ, क्रिमिनल साइकोलॉजी मानती है कि जब 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ जुड़ते हैं तो ग्रुप डायनामिक्स पूरी तरह शिफ्ट हो जाते हैं। जो इंसान अकेला होता है वो रैशनल होता है, कानून तोड़ने से डरता है। राइट, अकेले तो कोई भी डरता है। लेकिन जब वो 5 लोगों के ग्रुप का हिस्सा बन जाता है तो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी फेड होने लगती है। उसे लगता है कि मैं अकेला थोड़ी हूं, हम सब मिलकर कर रहे हैं। ओहो, मतलब वो जो एनोनिमिटी का एहसास है वो उन्हें एक खतरनाक साहस देता है। एग्जैक्टली। वो बहुत तेजी से वायलेंस में बदल सकता है। इसीलिए लॉ इसे इंडिविजुअल क्राइम से कहीं ज्यादा खतरनाक मानता है। मेक सेंस। और वो जो दूसरा टर्म आपने यूज किया, कॉमन ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्ट वो गोंद है जो उन 5 लोगों को एक अनलॉफुल असेंबली में बांध कर रखता है। मतलब कोई गैर कानूनी काम करने का इरादा? हाँ, जैसे सरकार को क्रिमिनल फोर्स से डराना, किसी लीगल प्रोसेस को रोकना या किसी की प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा करना। अच्छा, तो कई बार लोग एक पूरी तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा होते हैं, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन हालात बिगड़ने पर वो सभा सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर गैर कानूनी सभा में बदल सकती है। वाओ, सच में? इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? मान लीजिए 50 लोग किसी म्युनिसिपैलिटी ऑफिस के बाहर शांति से धरना दे रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा। ये उनका हक है। बिल्कुल है। लेकिन तभी भीड़ में से कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, चलो अंदर घुस के कंप्यूटर तोड़ते हैं। और बाकी भीड़ भी जोश में आकर अंदर घुसने लगती है। तो मतलब उसी मोमेंट पर जैसे ही उनका इरादा बदला। राइट, जैसे ही उनका कॉमन ऑब्जेक्ट
शांतिपूर्ण प्रदर्शन से शिफ्ट होकर तोड़फोड़ करने का हो गया, वो पूरी की पूरी 50 लोगों की भीड़ एक अनलॉफुल असेंबली बन गई। वाओ, लॉ की नजर में वो अब एक क्रिमिनल बॉडी है। एग्जैक्टली। तो अब वापस चलते अपने उस पहले सवाल पर, उस इंसान का क्या जो उस भीड़ में बस खड़ा था? जो पैसिव ऑनलूकर था। हाँ, क्या वो सुरक्षित है? क्योंकि अगर उसने खुद एक भी पत्थर नहीं उठाया तो क्या वो पुलिस को बोल सकता है कि सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो? यहीं से ये डीप डाइव एक बहुत सीरियस मोड़ लेती है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक जिम्मेदारी के जाल की। ये सुनने में ही काफी खौफनाक लग रहा है। हाँ, हेबी। इसका जवाब बीएनएस की सेक्शन 190 में मिलता है, जिसे पुरानी आईपीसी में सेक्शन 149 कहते थे। लीगल भाषा में इसे कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, इसका सीधा मतलब क्या है? सीधा मतलब है गिल्ट बाय मेंबरशिप, यानी सिर्फ उस क्रिमिनल ग्रुप का मेंबर होना ही आपको उस क्राइम का दोषी बना देता है। वेट, मतलब अगर भीड़ के किसी एक मेंबर ने क्राइम किया तो वहां मौजूद हर एक व्यक्ति दोषी माना जाएगा? जी बिल्कुल, सजा सबको बराबर मिलेगी। इसे समझने के लिए सेक्शन 190 की 2 मुख्य स्थितियों को देखना होगा। ओके, पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जब क्राइम सीधे उस साझा उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया हो। मतलब अगर कोई भीड़ किसी बाउंड्री वॉल को गिराने नहीं, गई, 10 लोग गए, उनमें से सिर्फ एक आदमी ने हथौड़ा गाना, बाकी 9 बस पीछे खड़े होकर बैकअप दे रहे हैं। तो लॉ के हिसाब से वो पीछे खड़े 9 लोग भी उतने ही बड़े अपराधी हैं। हाँ, क्योंकि उनके वहां खड़े होने ने उस पहले इंसान को क्राइम करने का कॉन्फिडेंस दिया। अच्छा, और दूसरी स्थिति? दूसरी स्थिति इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये उन क्राइम्स को कवर करती है जिनके बारे में मेंबर्स को पहले से नॉलेज थी कि ऐसा होने की संभावना है। संभावना, इसे किसी एग्जाम्पल से समझाए? मान लीजिए एक कॉलेज के बाहर 2 गुटों की दुश्मनी है। 8 लड़के तय करते हैं कि दूसरे गुट को सिर्फ डराना है। वो हॉकी स्टिक और लाठियां लेके जाते हैं। इंटेंशन सिर्फ मारपीट का है। राइट। लेकिन उन 8 में से एक लड़के ने एक देसी कट्टा छुपा रखा है, जिसके बारे में बाकियों को पता है। ओहो। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, हाथापाई होती है और वो लड़का पैनिक में गोली चला देता है। सामने वाले की मौत हो जाती है। तो अब पुलिस तो सभी 8 को अरेस्ट करेगी? बिल्कुल। बाकी 7 लड़के कोर्ट में गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा इरादा मर्डर का नहीं था, हम तो सिर्फ डराने गए थे। राइट, उन्होंने तो गोली नहीं चलाई। लेकिन यहाँ सेक्शन 190 एक्टिवेट हो जाता है। लॉ कहता है कि जब आप लोडेड गन और घातक हथियार लेकर गए थे तो एक रीजनेबल इंसान को यह ज्ञान होना चाहिए था कि जान जा सकती है। वाओ, तो मतलब उन सभी 8 लड़कों को मर्डर का दोषी माना जाएगा? एग्जैक्टली। गोली चलाने वाले को तो उम्र कैद मिलेगी ही, पीछे खड़े उन 7 लड़कों को भी हत्या के चार्ज में वही सजा मिलेगी। यही है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। बाप रे, ये सुनकर तो किसी के भी मन में बहुत जेन्युइन डर पैदा हो जाएगा। इंडिया में तो सड़क पर कुछ भी ड्रामा हो, लोग बस देखने के लिए रुक जाते हैं। हाँ, हमारी सड़कों का कल्चर ही ऐसा है। तो क्या कल को अगर कोई सिर्फ उत्सुकतावश किसी भीड़ के पास खड़ा हो जाए तो पुलिस उसे भी उम्र कैद की सजा दिलवा सकती है? क्या हमारा कानून इतना अंधा है? शुक्र है, इसका जवाब है नहीं। यहीं पर हमारी जुडिशरी एक बहुत बड़े रक्षक के रूप में सामने आती है। अच्छा, कैसे? हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट का जिक्र है, 2024 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़ैनुल बनाम बिहार राज्य। ओके, ज़ैनुल केस, इसमें क्या हुआ? कोर्ट ने इंडिया की ग्राउंड रियलिटी को समझा और बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि क्राइम सीन पर सिर्फ शारीरिक रूप से मौजूद होना किसी को क्रिमिनल नहीं बनाता। वाह, ये तो बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल। कोर्ट ने माना कि भारतीय सड़कों पर पैसिव ऑनलुकर्स का इकट्ठा होना आम बात है। पुलिस सिर्फ खड़े रहने पर किसी को जेल में नहीं डाल सकती। तो फिर पुलिस को कोर्ट में क्या साबित करना होगा? पुलिस को पॉजिटिव एविडेंस, मतलब सकारात्मक सबूत देने होंगे, जैसे कोई सीसीटीवी फुटेज या गवाह जो दिखाएं कि वो इंसान सिर्फ तमाशा नहीं देख रहा था, मतलब वो एक्टिवली सपोर्ट कर रहा था। जैसे नारे लगाना या पत्थर पास करना। एग्जैक्टली। अगर कोई सिर्फ दूर खड़ा है तो उसे उस क्रिमिनल असेंबली का हिस्सा नहीं माना जा सकता। ये जो ज़ैनुल स्टैंडर्ड सेट हुआ है, ये तो आम नागरिकों के लिए किसी शील्ड से कम नहीं है। बिल्कुल। ये फैसला एक एक्टिव क्रिमिनल और एक आम दर्शक के बीच बहुत सॉलिड लाइन खींचता है। चलिए, अब इस कहानी को एक कदम और आगे ले जाते हैं। जब ये गैर कानूनी सभा वायलेंस पर उतर आती है तो कानून इसे किन अलग अलग पैमानों पर मापता है? क्योंकि हर वायलेंस एक जैसा नहीं होता, राइट? हाँ, सड़क पर 2 लोगों की लड़ाई और 50 लोगों के दंगे में जमीन आसमान का फर्क है। यही हमें राइटिंग मतलब दम न और अफरे मतलब हंगामा के बीच का डिफरेंस समझना होगा। तो दंगा यानी राइटिंग क्या है? बीएनएस की सेक्शन 91 के तहत अनलॉफुल असेंबली प्लस वायलेंस इक्वल्स टू राइटिंग।
जब वो भीड़ क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करती है तो वो दंगा बन जाता है। और इसमें भी वही कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी काम करती है। बिल्कुल, एक ने भी हिंसा की तो पूरी भीड़ दंगे की दोषी। और नए कानून ने यहाँ सजा बहुत कड़ी कर दी है। अच्छा। कितनी कड़ी? सिंपल दंगे में तो 2 साल तक की सजा है, लेकिन अगर दंगा घातक हथियारों जैसे तलवार या पेट्रोल बॉम्ब के साथ किया गया हो तो सजा सीधे 5 साल कर दी गई है। वाओ। पुरानी आईपीसी में तो शायद ये 3 साल थी, राइट? हाँ। ये स्टेट की तरफ से बहुत क्लियर मैसेज है कि हथियार लेकर भीड़ के रूप में उतरोगे तो कोई टॉलरेंस नहीं मिलेगी। ये तो काफी स्ट्रिक्ट है। अब जरा दूसरे टर्म पर आते हैं, अफरे या हंगामा, ये दंगे से कैसे अलग है? हंगामे के लिए 5 नहीं, केवल 2 लोगों का होना काफी है। और सबसे बड़ी शर्त यह है किसी पब्लिक प्लेस पर होना चाहिए। जैसे सड़क पर वो रोड रेज वाले केसेस। एग्जैक्टली। 2 गाड़ियों की टक्कर हुई, ड्राइवर्स बीच सड़क पर गाली गलौच और हाथापाई करने लगे। उनका कोई प्री प्लान्ड कॉमन ऑब्जेक्ट तो नहीं था? नहीं, सिर्फ अचानक भड़कावा गुस्सा था, लेकिन इससे पब्लिक पीस यानी सार्वजनिक शांति भंग हो गई। तो लॉ की नजर में ये दंगा नहीं अफरे है। हाँ, और पुराने कानून में इसके लिए सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना था। सिर्फ 100 रुपए? हाँ। आज के टाइम में 100 रुपए की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए नए बीएनएस कानून में इस जुर्माने को बढ़ाकर सीधे 1000 रुपए कर दिया गया है। ये सही है। थोड़ा तो जेब पर असर पड़ना चाहिए। हाँ। मैंने सुना है कि पब्लिक वायलेंस के केसेस में अब एफआईआर दर्ज कराना भी आसान हो गया है। बहुत आसान। जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट को अब पूरी लीगल बैकिंग मिल गई है। दंगा पीड़ित अब देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करा सकता है। मतलब अगर क्राइम दिल्ली में हुआ है तो इंसान बैंगलोर जाकर भी केस रजिस्टर कर सकता है? बिल्कुल, और फिर वो फाइल डिजिटली सही पुलिस स्टेशन ट्रांसफर हो जाएगी। इसके अलावा डिजिटल समन का भी प्रोविजन आ गया है। डिजिटल समन? हाँ, अगर कोई दूसरे स्टेट में बैठकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर दंगा भड़काता है तो पुलिस उसे व्हाट्सएप या ईमेल से लीगल नोटिस भेज सकती है। वाओ, हमारा लीगल सिस्टम सच में खुद को स्मार्ट क्रिमिनल्स के हिसाब से अपग्रेड कर रहा है। बिल्कुल, 21वीं सदी का कानून। तो अब इस डीप डाइव के सारे धागों को समेटने का वक्त आ गया है। हमने देखा कि कैसे बीएनएस 2023 एक तरफ तो बहुत अग्रेसिव है, हथियारों के साथ दंगा करने वालों पर सजा बढ़ा दी गई है। हाँ, और दूसरी तरफ जुडिशरी ने ज़ैनुल जैसे केसेस के जरिए ये भी मेक श्योर किया है कि कोई मासूम तमाशबीन कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के जाल में ना फंसे। राइट। कानून सख्त जरूर हुआ है, लेकिन उस पर कड़े चेक्स एंड बैलेंसेस भी लगाए गए हैं। तो श्रोताओं, आज के इस डीप डाइव को एंड करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहूंगी। फ्यूचर को लेकर, जहां सोशल मीडिया के जरिए फ्लैश मॉब्स मिनटों में जुटाए जा सकते हैं और हर जगह फेशियल रिकॉग्निशन वाले कैमरे लगे हैं। राइट। तो क्या अब सच में भीड़ में गुम हो जाने का दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या फ्यूचर में वर्चुअल भीड़ को भी अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा? बिल्कुल। इमेजिन कीजिए डार्क वेब पर 500 लोगों का एक ग्रुप है जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट किसी कंपनी का सर्वर हैक करना या ऑनलाइन हेट कैंपेन चलाना है। क्या हमारा कानून उस वर्चुअल भीड़ के हर मेंबर पर सेक्शन 190 लगाकर उन्हें घर बैठे गिरफ्तार करेगा? ये एक ऐसा एरिया है जहां टेक्नोलॉजी लॉ से बहुत आगे भाग रहे हैं। अपराध का तरीका बदल रहा है तो कानून को भी उसी रफ्तार से बदलना होगा। तो श्रोताओ, इस बारे में जरूर सोचिएगा। फिलहाल के लिए इस विषय पर इतना ही। उम्मीद है आज के इस गहन विश्लेषण ने इन लीगल कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए थोड़ा आसान और दिलचस्प बना दिया होगा। आसपास होने वाली घटनाओं को इस लीगल लेंस से जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान का असली फायदा तभी है जब हम उसे समझें। सुनते रहिए द डीप डाइव और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। गुड बाय।